Hello students, welcome to Science Fact Educations. This is your first lectures in physical chemistry. आपको मैं इस फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 11th में आप लिक्विड स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ रखे हो और गैसेस स्टेट को भी आप पढ़ रखे होते हो। अब यहां पर हम लोग सीखेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। जनरली हम लोग को सबसे पहले सवाल क्या पूछा जाता है चैप्टर की स्टार्टिंग में, व्हाट इज सॉलिड। जनरली बच्चे क्या जवाब देते हैं, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम विच हैज सम काइंड ऑफ रिजिडिटी दे आर कॉल्ड एज सॉलिड। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर सिंपल वे में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं, मानकर चलो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सब्सटेंस जिनके पास डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, और वो क्या होगा बच्चे, सॉलिड होगा। मेरा सवाल है, क्या ये जो मैं चौक पकड़ रखा हूं, क्या ये बच्चे ये सॉलिड है? क्या ये ट्रू सॉलिड है? मैं ट्रू सॉलिड का बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रू सॉलिड दैट मीन्स ऐसा सॉलिड जो रियल में सॉलिड है, ऐसा नहीं कि वहां पर उसका कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है रियल सॉलिड से, ठीक है। तो आपको यहां पर समझना है बच्चे कि ये हमारा एक्चुअल में ये ट्रू सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम बोल रहे हो, तो क्या इसका डेफिनेट शेप होता है? क्या चौक का डेफिनेट शेप है? क्या नहीं। इसे हम अलग अलग शेप में इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है इजीली, ठीक है बच्चे। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में इसका जो क्रिस्टल तैयार होता है वो अलग अलग शेप में तैयार होता है। दे आर नॉट ए, दिस इज नॉट ए ट्रू सॉलिड। उसी तरह से मैं गिलास के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूं, गिलास कोई ट्रू सॉलिड नहीं है बच्चे। तो यहां पर देखो सॉलिड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बच्चे, ये चीज समझने का कोशिश करो। देखो मैं आपके डेफिनेशन को जरूर ऐड करूंगा। आप किस तरह से डिफाइन करते हो? सच टाइप ऑफ सब्सटेंस, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस which has definite shape, which has definite shape and volume और इसके साथ साथ बच्चे मैं एक और कुछ लाइन ऐड करने जा रहा हूं, in which all the constituting particles are arranged in a definite pattern, and form a particular geometry is called solid। देखो बच्चे, अब यहां पर इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इन विच all the constituting particles are arranged in a definite pattern and form a particular geometry is called solid। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप अगर बोल रहे हो कि चौक सॉलिड है, दिस इज नॉट ए सॉलिड। गिलास को अगर आप सॉलिड बोलोगे, वो भी सॉलिड नहीं है। किसी प्लास्टिक से बना हुआ मटेरियल है, वो भी सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट शेप में पाया जाता है, ठीक है। रबड़ मटेरियल वो भी सॉलिड नहीं है बच्चे। फिर सॉलिड है क्या? जैसे कि हम बात करते हैं बच्चे NaCl क्या होगा? एक ट्रू सॉलिड होगा। मैं यहां पर किस पर बात कर रहा हूं बच्चे? मैं ट्रू सॉलिड पर बात कर रहा हूं, जिसका शेप क्या होता है? वो फिक्स होता है। आपको पता होगा NaCl किस तरह का सॉलिड होता है बच्चे? आयनिक सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें मौजूद क्या होता है बच्चे? Na+ और Cl- होता है। आप देखो, वट एवर द सोर्स ऑफ NaCl डज नॉट मैटर, इसका जो क्रिस्टल का जो शेप मिलेगा ना बच्चे, वो हमेशा क्या मिलेगा? क्यूबिकल शेप का मिलेगा। ये क्या मिलेगा बच्चे? आपको क्यूबिकल शेप का मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो यहां पर मान के चलो सोडियम का पॉजिटिव आयंस है और बगल में क्या है बच्चे? क्लोराइड का नेगेटिव आयंस है, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। और इस तरह से बच्चे अगर आप यहां पर प्रोसीड करोगे, रिपीट करते हुए चलोगे, यहाँ स्ट्रक्चर आपको क्या शेप में आ रहे हो, आप देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, वो चीज समझने का कोशिश करो।
यहाँ पर आपको मिल रहा है एक तरह का क्यूबिकल शेप मिलेगा। अभी तो मैंने यहाँ पर आयंस को किस फॉर्म में रिपीट करा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, दैट मीन 2D फॉर्म में मैंने रिपीट किया है। अब पॉजिटिव के ऊपर फिर क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर इस तरह से क्रिस्टल ग्रोथ करे तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चे, एक डेफिनेट पैटर्न में एक डेफिनेट ज्योमेट्री हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल शेप। तो याद रखना बच्चे कि इन्हीं सारे सब्सटेंस को ही हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। बाकी जितना भी आप देखते हो ना, जिनके पास थोड़ा रिजिडिटी तो होता है, लेकिन उनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम इस तरह का वहां पर उसका कंडीशन नहीं होता उसके साथ, इसीलिए हम ट्रू सॉलिड तो नहीं कह सकते। फिर हम उसे कहेंगे क्या, सवाल ये है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यहां पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट में क्या बताया गया है बच्चे, एक होगा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरा हो जाएगा एमरफस सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। सूडो दैट मीन्स फेक सॉलिड, वो कोई रियल सॉलिड नहीं होता है बच्चे। तो ये चीज आपको समझना है, सॉलिड का ट्रू डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग बचपन में तो हम लोग को बता दिया जाता था सारा मटेरियल जो भी दिख रहा है हार्ड, उसे हम सॉलिड कहते थे। बट क्लास 12th में इस तरह का डेफिनेशन नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉलिड और एमरफस सॉलिड दैट मीन्स फेक सॉलिड में क्या डिफरेंस है। एक लेमैन के लिए क्या, एक लेमैन के लिए दोनों सेम है, उनके लिए दोनों क्या है, सॉलिड ही है। बट एक साइंस के स्टूडेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो चलो बच्चे, हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। अगर ये चीज आप समझ गए तो यहां से भी बहुत सारा सवाल नीट में या फिर IIT तक में भी पूछा गया है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहां पर क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास है एमरफस सॉलिड। देखो सॉलिड तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लेमैन होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही कॉमन होता है, उनको ये चीज पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग सॉलिड के टर्म में ही डिफाइन किए। बट बाद में यहाँ पर किताबों में क्लियर कर दिया गया है कि एमरफस सॉलिड क्या, एक तरह का सूडो सॉलिड है। सूडो का मतलब ही होता है फेक सॉलिड, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि रिजिडिटी, नॉन कंप्रेसिबल प्रॉपर्टीज, इस तरह का प्रॉपर्टीज तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज है डेफिनेट शेप का, डेफिनेट वॉल्यूम का, उस तरह का प्रॉपर्टीज उसके पास नहीं होता। तो यहां पर आपको समझना है कि एमरफस सॉलिड यहां पर होता क्या है। एमरफस सॉलिड, देखो यहां पर इन दोनों के बीच में हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझने चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा, देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। यहां पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का पॉइंट पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, दे हैव डेफिनेट शेप। इनका क्या होता है बच्चे, इनका डेफिनेट शेप होता है बच्चे, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें अगर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे तो दे डू नॉट हैव, इनका क्या होता है बच्चे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट का, तो डेफिनेट शेप का कारण क्या था बच्चे, बिकॉज देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग particles are arranged in a definite pattern, ठीक है बच्चे, डेफिनेट पैटर्न। देखो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर बहुत सारा सॉलिड जो होता है वो एटम से बना होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम मौजूद होता है। बहुत सारा सॉलिड क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल से बना होता है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, जैसे आइस हो गया। और उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा क्या होगा बच्चे, हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड भी होता है, जो आयंस जहां पर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि NaCl। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में सारा आ गया, एटॉमिक सॉलिड भी आ गया।
आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो जाएगा और आयनिक सॉलिड भी हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्या, कि देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स are arranged their constituting particles are arranged in random manner। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है वो रैंडम वे में बच्चे अरेंज होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड पॉइंट का अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है बच्चे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मानकर चलो आपके पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है। लेट्स सपोज दैट मैं एक डेटा ले रहा हूं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है बच्चे, 800 डिग्री सेल्सियस। आप यहां पर 790 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जाओगे ना तो इसका क्रिस्टल मेल्ट नहीं करने वाला, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप 800 के क्लोज जाओगे ये एकाएक क्या होगा बच्चे, ये मेल्ट कर जाएगा, इसका सारा क्रिस्टल ये क्या कर जाएगा बच्चे, कोलैप्स कर जाएगा और मेल्ट कर जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बच्चे जो मेल्ट करता है इसमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर से ही मेल्ट करना शुरू कर जाता है। जैसे आप कोई प्लास्टिक का मेटेरियल जलाते हो तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होता, स्टार्टिंग में इसको कांटेक्ट में लाओ, ठीक है, आप उसको गैस बर्नर के कांटेक्ट में लाओ वो तुरंत जलना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बच्चे समझना है कि वो क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक जाता है, ये चीज आपको समझना है। सो दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कारण क्या बोलोगे बच्चे, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहां पर जो इंटरेक्शन होगा, यहां पर तो आपका ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजा होता है, इसके पार्टिकल्स ए बी इस तरह से होगा बच्चे, तो इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो तो बच्चे एक जैसा होगा ना। इसीलिए यहां पर इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर का जरूरत होता है, और उस टेम्परेचर में सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक साथ ब्रेक होता है और उसके बाद ये सब्सटेंस क्या होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मेल्ट करेगा। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पार्टिकल्स है, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होगा वो रेंडम होगा। शुरुआत में ए बी हो सकता है, फिर ए देन बी, इस तरह से बच्चे ये क्या होगा, ये रेंडम फैशन में अरेंज होता है। और यही वजह है कि इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो एक जैसा नहीं होता, हर एक लेयर में अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। इसी वजह से ये क्या होता है बच्चे, इसको मेल्ट करने के लिए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक जाना होता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चे, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो आपको पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखे हो कि 1 kg अगर मान के चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसे कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो क्या होगा बच्चे, वो फिक्स होगा, ठीक है, डेफिनेट होगा। जबकि यहां पर आप लिख सकते हो दे डू नॉट हैव, यहां पर बस डू नॉट हैव आप लिख सकते हो, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये चीज आप ध्यान में रखना बच्चे। नेक्स्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया जाता है, वो क्या है, दैट इज यहां पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इट इज एसोसिएटेड विद एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। अब ये एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या है इसको मैं समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर देखो, यहां पर 5th नंबर में क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर हो जाएगा आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, ये चीज आपको समझना है कि एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं यहां पर इसको क्लीन कर देता हूं, समझाने के लिए कुछ डायग्राम मुझे बनाना होगा, आप इसे उतार लेना बढ़िया से वीडियो स्टॉप करके।
देखो यहाँ पर हमें पता है ना, मानकर चलो कि कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसमें दो तरह के पार्टिकल्स है, एक बिगर पार्टिकल्स है और एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है, इस तरह से बच्चे। अब यहाँ पर होता क्या है, इनके जो पार्टिकल्स है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। समझने की कोशिश करो, इनके जो पार्टिकल्स है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक ही तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर इस अरेंजमेंट, यहां पर वो अरेंजमेंट ब्रेक नहीं होता। इसी वजह से यहां पर अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करोगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मानकर चलो कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना चाहते हो और आप यहां पर क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन से लाइट को पास कराओगे। मान के चलो मैंने लाइट पास करवाया, दिस इज द ए, और अगर आप यहां पर इस डायरेक्शन से लाइट को पास करवाओगे, दिस इज द लाइन फॉर बी। अब देखो इन दोनों लाइट में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आप देख सकते हो कि ए के बगल में जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, बड़े बड़े एटम का है, और राइट में अगर नीचे देखोगे तो छोटे छोटे एटम है। जबकि अलोंग द बी अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या है, बड़े एटम छोटे एटम, बड़े एटम छोटे एटम, अल्टरनेटिव पोजीशन में ये सजे हुए हैं। ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा वो क्या देगा, अपना रिजल्ट दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करोगे अलोंग ए और बी, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। Similarly, if you want to measure electrical properties or magnetic properties in different direction, you will get different result. That is the meaning of anisotropic. अगर आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, देन यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट। ऑलराइट बच्चे, अब यहां पर देखो आइसोट्रोपिक में क्या है, इसका देखो, इसका रीजन तो आपको पता चल गया ना कि यहां पर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर में एक जैसे सजे होते हैं। अब हम लोग आते हैं यहां पर आइसोट्रोपिक में। देखो आइसोट्रोपिक में क्या है, ये तो हमारे पास सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तो रैंडम कहीं पर भी किसी को भी आप बैठा लो, आप यहां पर किसी को भी कहीं पर भी बैठा लो चलेगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स तो रैंडमली कहीं भी अरेंज होते हैं। लेट्स सपोज दैट आपने क्या किया, लाइट यहां पास करवाया, आपने लाइट यहां पास करवाया, यहां पर दो एक्सिस है। यहां पर आप देखो ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनका क्या होता है बच्चे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स रेंडमली कहीं पर भी ये अरेंज है, कहीं पर थोड़ा देर के लिए दिखेगा आपको कि कुछ ऑर्डर है, लेकिन वो तुरंत ब्रेक भी कर जाएगा। और यही वजह है कि जब आप लाइट पास कराओगे तो कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है नहीं जिससे वो पार्टिकुलर रिजल्ट दिखा सके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एंड ओवरऑल ऑन एन एवरेज हर एक डायरेक्शन से होता क्या है बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व होता है वो एक जैसा ऑब्जर्व होता है। That is the meaning of isotropic. If you want to measure physical properties like dielectric constant, magnetic properties, electrical properties, refractive index, you will get same result. आपको क्या मिलेगा बच्चे, सेम रिजल्ट मिलेगा हर एक डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है। यहां पर अगर आप लाइट पास कराए, इसके पास कोई ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं जो कोई पार्टिकुलर रिजल्ट दिखाए, एक ही जैसा रिजल्ट दिखाएगा हर जगह से, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडम वे में यहां पर बिखरा पड़ा हुआ है। ये चीज समझना है बच्चे। तो यहां पर ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, यहां पर आप एक 6 नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हो कि दे फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये क्या होता है बच्चे, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे 6 नंबर में, दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बच्चे, ठीक है। यहां पर आपको समझना है, यहां पर मैं और पॉइंट यहां पर डालने जा रहा हूं। अगर मैं इनका बात करूं कूलिंग कर्व का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कूलिंग कर्व। यहां पर आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व।
इनका जो कूलिंग कर्व होता है बच्चे वो स्मूथ नहीं होता। आप बोलोगे ये है क्या, उस पर आ रहा हूं, पहले आप पॉइंट को समझो। यहां पर क्या है, दे हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। अब मान कर चलो अगर आप यहां क्या कर रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में आप कन्वर्जन कर रहे हो। यहां पर मान के चलो कि आपके पास क्या, ये टेम्परेचर एक्सिस है एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, ये हमारा टाइम एक्सिस है। इनका जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरह से आता है बच्चे। यहां पर जो आपको ग्राफ मिलेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे लो कर रहे हो उसके बाद यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। दिस इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके, ये हमारा क्या है बच्चे, सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। और इस सॉलिडिफिकेशन टाइम में जितना भी अब अमाउंट ऑफ यहाँ लिक्विड ले रखे हो वो सॉलिडिफिकेशन में मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, फिक्स टेम्परेचर में। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो क्या है बच्चे, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसके नीचे ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है ये कोई स्मूथ कूलिंग कर्व नहीं है, यहां पर ये ब्रेक हो रहा है, अब फिर अगर ये स्मूथली नीचे जा रहा है। जबकि अगर मैं यहां पर बात करूंगा इसके लिए तो इनमें जो कर्व आपको मिलेगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, स्मूथ कूलिंग कर्व मिलेगा। आप टेम्परेचर जैसे जैसे लो कर रहे हो टाइम के साथ आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको समझना है। इसके अलावा यहाँ पर और भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत है। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज समझना है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि इनका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दे गिव, यहां पर अगर मैं बात करूं शायद 9 पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं कि इनका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, दे गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन रिजल्ट। देखो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है कि आयंस कहां है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, दे डू नॉट गिव। एमरफस के साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, दे डू नॉट गिव। देखो अगर इसका जब एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में यहां पर 2 थीटा एंगल के बेसिस पर और इंटेंसिटी के बेसिस पर जब इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया जाता है तो यहां पर इस तरह के सॉलिड में एक पार्टिकुलर प्लेन्स मौजूद होता है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चे, ये इस तरह का एक्सरेज डिफरेंट एंगल्स में देता है। जबकि अगर मैं इसके लिए निकालूं इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा दैट इज द एंगल्स, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको किसी भी तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो तो इन रैंडम वे में है, इसीलिए ये किसी तरह का इसमें कोई पार्टिकल प्लेन्स भी नहीं होता। जबकि यहां पर अलग अलग प्लेन मौजूद होता है बच्चे, जो पार्टिकल सजे होते हैं वो अलग अलग प्लेन्स में सजे होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में सजे होते हैं, और इसीलिए यहां पर क्या होता है, एक डेफिनेट पैटर्न एक्सरे डिफ्रैक्शन का मिलता है। तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न यहां पर ये मिलता है, एक पार्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, और ये नहीं देता है। ये चीज आपको समझना है। इसके अलावा और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बच्चे, यहां पर समझना है आपको। आप यहां पर बोल सकते हो कि जब भी आप यहां सॉलिड को कट करोगे ना तो प्लेन में कटेगा, रेंडमली जैसे तैसे नहीं कटेगा। जैसे कि अगर आपके पास एक सॉलिड है मानकर चलो, और अगर आप इसको काटना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो ये एक प्लेन में कटेगा बच्चे, इस तरह से प्लेन में कटेगा। लेकिन यहां पर अगर कोई सॉलिड है तो ये कटेगा कुछ इस तरह से, रैंडम मैनर में कटेगा नाइफ के हेल्प से। जबकि ये किस तरह से कटेगा बच्चे, एक प्लेन में कटेगा। तो ये चीज आपको समझना है। ये छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग यहां पर आते हैं क्या, कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है,
यहां पर हम लोग बोल सकते हैं NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, KCl, और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डायमंड, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, डायमंड, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, सिलिका, यहां पर SiO2 सिलिकॉन से रिलेटेड एक कंपाउंड होता है बच्चे, उसको भी आप यहां पर डाल सकते हो, दैट इज SiO2, और इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चे क्वार्ट्ज। देख लो, आप बोलोगे ये ग्लास का फॉर्मूला है, नहीं, SiO2 यहां पर क्वार्ट्ज के लिए लिया जा रहा है, ये एक तरह का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। जबकि यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप बोल सकते हो क्या बच्चे, जैसे रबर, यहां हो जाएगा बच्चे क्या, यहां पर प्लास्टिक, ग्लास, और ग्लास का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चे, SiO2। आपको ध्यान में रखना है, सेम सब्सटेंस को आप समटाइम्स क्रिस्टलाइन और एमरफस दोनों में बना सकते हो। अगर आपका रेट ऑफ कूलिंग अगर आपका बहुत ही स्लो है तो उस कंडीशन में क्या बनता है बच्चे, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, और अगर आपका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही फास्ट है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा बच्चे, आपको मिलेगा एमरफस सॉलिड। क्यों? क्योंकि जब आप स्लो कूलिंग करते हो तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है, आयन्स है, उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जिससे वो एक डेफिनेट पोजीशन में अपने आप को ऑक्युपाई कर पाए, जिससे क्या होता है, एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री तैयार होता है बच्चे। जबकि अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही फास्ट कर दो तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, यहाँ उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल्स को, आयंस को या एटम को, और वो कहीं भी रैंडम वे में वहां पर वो ऑक्युपाई कर लेगा स्पेस को, और उससे हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें एमरफस सॉलिड मिलेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, ट्रू सॉलिड कहते हैं। जबकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां आपका इनको हम लोग पहले तो सूडो सॉलिड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड, that is a fake solid, and in some cases it is also called as super cooled liquid। देखो बच्चे, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। यहां पर ये प्रॉपर्टीज ग्लास में देखा गया है, जो ओल्ड विंडोज होते हैं ना, उनमें जो ग्लास लगा होता है उसका जो थिकनेस होता है बॉटम के साइड, उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू मिड के कंपेयर में। देखो, बिल्डिंग में जो विंडोज में जो ग्लास लगा होता है उसमें शुरुआत में तो इसका थिकनेस यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर वो 100 इयर्स पुराना बिल्डिंग है तो उसमें देखा गया है कि जो ग्लास में है नीचे जो थिकनेस है वो ज्यादा है और बीच में कम है या अपर साइड कम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ग्रेविटेशनल फोर्स से हुआ क्या होगा, डेफिनेटली उसके सारे पार्टिकल्स नीचे धीरे 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 फ्लो किए होंगे, जिसके कारण नीचे क्या हो गया बच्चे, थिकनेस ज्यादा हो गया, और बीच में क्या हो गया, थिकनेस कम हो गया। तो यही कारण है कि इसीलिए हम लोग एमरफस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का प्रॉपर्टीज है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चे, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो ये चीज आपको समझना है कि इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। देखो, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर सॉलिड को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, पूरे किताब में अगर आप देखोगे तो क्यूब का स्ट्रक्चर भरा पड़ा हुआ है, हर जगह आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो, क्यूब को लेकर आपको क्या क्या सीखना है बच्चे, यहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन इससे आप निकाल सकते हो। ये एक छोटा डायग्राम आपको लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप इससे कलेक्ट कर सकते हो। मैं इसके सारे कॉर्नर्स को नाम दे देता हूं ए और बी से। तो यहां पर देखो, ये खत्म हो रहा है हमारा कहां बच्चे, एच में जाकर खत्म हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इट इज जस्ट लाइक ए सिंगल रूम, जिस तरह से एक रूम का डिजाइन होता है ना, कुछ उसी तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, आप इसे छत मान सकते हो, इसे जमीन मान सकते हो, और बाकी यहां पर क्या है, दीवार है। आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए, जो मैं पूछ रहा हूं आप कोशिश करो साथ साथ जवाब देने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स, टोटल नंबर का मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहां पर कितना है, तो आप बोल सकते हो 8। कितना कॉर्नर्स है इसमें टोटल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहां पर कितना है बच्चे, मैं यहां पर जवाब दे सकता हूं 8। क्लियर है, सभी को दे दिए। अब यहां पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ फेस कितना है,
हाउ मेनी फेस, नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, एक टॉप फेस देख रहे हो, एक बॉटम फेस देख रहे हो, एक लेफ्ट में देख रहे हो, एक राइट में देख रहे हो, एक पीछे वाला फेस है और एक फ्रंट वाला फेस है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। आप सिंपल आप रूम में बैठे हो अगर, तो आप यहाँ पर करो क्या, दीवारों को काउंट कर लो, दैट इज द फेस। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस यहां पर कितना है, हाउ मेनी एज, तो यहां पर आप बोल सकते हो 12। टोटल नंबर ऑफ एजेस यहां 12 कैसे हो रहा है बच्चे, देख लो, 4 आपको यहां पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, 4 आपको यहां राइट साइड में दिख रहा होगा, 8 हो गया, 9 10 11 एंड 12, 2 ऊपर आपको दिखेगा, 2 नीचे दिखेगा। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना है बच्चे यहाँ पर 12। एज मतलब साइड्स बच्चे, यहाँ पर ए बी जे हुआ ना, ये एक तरह का एज हुआ। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गया, नंबर ऑफ एज हो गया, फेस हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेस सेंटर। फेस सेंटर कितना होगा बच्चे टोटल, हाउ मेनी फेस सेंटर, फेस सेंटर दैट मीन्स जैसे एक रूम में क्या होता है, फैन लगा होता है सेंटर में, वो क्या हुआ, फेस सेंटर। तो आप देख सकते हो एक फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर, 3 4, एक बैक वाला फेस सेंटर और एक फ्रंट वाला फेस सेंटर, 6 हो गया बच्चे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 6। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एज सेंटर, एज के बीच में कितना सेंटर होगा, एज सेंटर मीन्स मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे ये एज सेंटर आप देख रहे हो, तो 12 एज है तो 12 एज सेंटर होगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 12। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, हाउ मेनी बॉडी सेंटर्स आर पॉसिबल, तो यहां पर आप बोलोगे क्या, एक ही सेंटर हो सकता है बच्चे बॉडी सेंटर जहां से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस एक जैसा हो, दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी सेंटर। तो ये हमारा क्या है बच्चे, बॉडी सेंटर है, तो यहां 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ फेस डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा बच्चे, आप बता सकते हो फेस डायगोनल कितना है यहाँ पर, हाउ मेनी फेस डायगोनल्स कैन बी पॉसिबल इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल, इस क्यूबिक सिस्टम में कितना फेस डायगोनल हो सकता है बच्चे। आप देख सकते हो कि एक फेस, अगर मैं एक सिंगल फेस इसको निकाल लेता हूं तो एक सिंगल फेस में हमारा 2 डायगोनल पॉसिबल है, और इस तरह का कितना फेस यहां पर मौजूद है बच्चे 6। तो ऑफ कोर्स यहां पर कितना हो जाएगा 2 into 6 विच इज इक्वल टू 12। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल का अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। जो बॉडी के बीच से पास होता है बच्चे उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। आप देखो एक बॉडी डायगोनल बनाने के लिए कितना यहां पर कॉर्नर यूज हो रहा है, 2 कॉर्नर यूज हो रहा है। तो इसी बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि टोटल कॉर्नर तो यहां पर 8 है, और एक बॉडी डायगोनल बनाने में 2 कॉर्नर यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली 8/2 करना होगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल विच इज इक्वल टू 4। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है बच्चे जो आपको मालूम होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या होगा बच्चे, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का लेंथ क्या होगा। तो फेस डायगोनल का लेंथ हम इसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, फेस डायगोनल कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट दिस इज द ए लेंथ, एक एज का जो लेंथ है बच्चे वो क्या है, ए है, और हम इसे भी क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिकल सिस्टम है, और AC क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर एक डायगोनल का फॉर्मेट में है, और ये क्या है बच्चे 90 डिग्री है। इसी वजह से यहाँ जो AC हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A√2, इतना यूनिट हो जाएगा बच्चे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिंपल मैंने क्या करा, मैंने 90 डिग्री फाइंड आउट करा, मुझे पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जिससे हमें क्या मिल रहा है, फेस डायगोनल बच्चे A√2 मिलेगा।
अब यहां पर आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो आप क्या जवाब दोगे बच्चे? हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स कैन बी पॉसिबल? कितना बॉडी डायगोनल पॉसिबल है इस सिस्टम में? दैट मीन्स सॉरी, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल मैं बात कर रहा हूं। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल यहां पर कितना है बच्चे? तो यहां देखो, इसको निकालने के लिए हमें ये तो पता चल गया ना कि फेस डायगोनल जो होगा वो तो a√2 है। देन आपको करना क्या है, यहां पर बॉडी डायगोनल निकालना है। तो बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे? ये हो गया मेरा a, हमें निकालना है b और h का डिस्टेंस निकालना है। सिंपली अगर आप यहां पर a का स्क्वायर और a√2 का स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट में, देन यू विल गेट a√3। आपको क्या मिलेगा बच्चे? a√3। दिस इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। क्योंकि देखो ये लेंथ क्या हो जा रहा है बच्चे? ये a√2 हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है? ये हमारा ये a हो जा रहा है। और यहां पर आप देखो कि ये कौन सा एंगल बना रहा है? यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है। दैट मीन्स ट्रायंगल BHF। ये क्या हो गया बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस क्यूबिकल सिस्टम को पूरे अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा का पूरा क्या है बच्चा? ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है। अगर आप इस चैप्टर को, इस क्यूबिकल सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर काफी आसान लगेगा। ठीक है बच्चे, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं सॉलिड को लेकर, और इसमें क्या क्या मौजूद है, किस तरह से हम लोग सॉलिड का बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। देखो उसमें सबसे जो कॉमन सब प्रॉपर्टीज होता है दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? किस तरह से आप डिफाइन करोगे? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो अगर आपके पास एक सिस्टम है, इस तरह से आपके पास क्या है बच्चे? एक तरह का सिस्टम है, और आपको पूछ दिया जाए कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस शेडेड एटम्स। आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि वो सारा एटम जो इसको डायरेक्टली टच कर रहा है उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखो बहुत सारे बुक में इस तरह का डेफिनेशन रहता है कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम दैट इज कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्मेट में लिखते हैं। बट यहां पर थोड़ा और क्लियर होना है तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा कि विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम ऑल द एटम्स, जितना भी एटम्स इसको डायरेक्टली टच कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चे आपको ध्यान में रखना है, इनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि नियरेस्ट एटम तो ये 4 ही है जो इसको टच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स विच टचेस द सेंट्रल एटम डायरेक्टली आर कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सॉलिड्स। ठीक है बच्चे, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पर ये हो जाएगा 4। इसी के थ्रू और भी हमारे पास अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अरेंजमेंट है। आपके पास मानकर चलो कि ये इस तरह का अरेंजमेंट भरा पड़ा हुआ है, आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप इस स्ट्रक्चर में मानकर चलो ये इस तरह से बना हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम। हाउ मेनी एटम्स दे आर, हाउ मेनी एटम्स टचिंग टू दिस सेंट्रल एटम? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो सिंपली आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पर 6 हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट आपके पास क्या दे रखा है, ये तो मैं 2D सिस्टम पर बात कर रहा हूं। मैं 1D सिस्टम पर अगर मैं पूछूं कि आपके पास एक 1D सिस्टम है, एटम्स जो है वो लाइन में अरेंज है, ठीक है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम? अगर कुछ मेंशन नहीं है बच्चे तो किसी भी एक एटम को पिक करना है और उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर बताना है 2। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दे कि अगर एटम्स यहां पर लाइन में अरेंज है, सिंगल लाइन में अरेंज है,
ओके, एरेज में। और आपको बोल दिया जाए फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट और आउटर मोस्ट एटम्स। कॉर्नर मोस्ट मतलब क्या हो गया बच्चे, मैं बात कर रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में, जो सबसे लास्ट एटम होगा उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछ देना तो नो डाउट आपको क्या लिखना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हो और आप इसको आसानी से लिख सकते हो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना किसी सॉलिड में, अगर एक सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ज्यादा एटम उसको सराउंड कर रखा है, समटाइम्स उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा देखा गया है, ठीक है, कंपेयर टू लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर से। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, बट देखा गया है समटाइम्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें सीखना जरूरी है। ये एक तरह का सॉलिड का क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज है, जिससे हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस ये पता चलता है सॉलिड के अंदर। देखो इसके बाद अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ चुके हो तो नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, वॉइड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड्स। देखो वॉइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्स। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, होल्स भी कहते हैं। ये सारा टर्म आपको नाम के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है। देखो वॉइड्स हो गया, इंटरस्टिशियल साइट्स हो गया और होल्स हो गया। देखो क्योंकि एटम को एटॉमिक थ्योरी से ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही या फिर आयंस को किस शेप में लिया गया है, स्फेरिकल शेप में लिया गया है। और अगर स्फेरिकल शेप में एटम को लिया गया है, सिंपल से एग्जांपल है, अगर एटम को आप कितना भी क्लोजली पैक्ड कर लो वहां पर कोई ना कोई स्पेस रह जाएगा, हर जगह कुछ छोटा छोटा स्पेस बचा हुआ रह जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ एटम्स। तो यहां पर आपको किस तरह डिफाइन करना है वॉइड्स को बच्चे, द स्पेस लेफ्ट इन क्लोज पैकिंग structure of atoms in solid is called voids। इसे क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम लोग voids कहेंगे या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स भी कह सकते हैं। देखो यहां पर आपको यहां पता होना चाहिए कि वॉइड्स को भी दो कैटेगरी में, मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चे, 2D टाइप का वॉइड्स जो 2 डायमेंशनल को फॉलो करता है, एंड सेकेंड टाइप जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा क्या, 3D टाइप का जो वॉइड होता है। ये चीज आपको समझना है, एक हो जा रहा है बच्चे 2D और एक हो जा रहा है बच्चे हमारा 3D। देखो 2D टाइप में सबसे पहला जो टाइप होता है बच्चे वो क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर वॉइड। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, जो पहला जो टाइप है बच्चे वो क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड है। जबकि हमारे पास दूसरा जो हम बात करेंगे दैट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो वॉइड आपको सीख के रखना है। उसके अलावा 3D में अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइप का, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और अगर मैं सेकंड टाइप का बात करूंगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरा कौन सा टाइप होगा बच्चे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड द मोस्ट कॉमन 3D टाइप दैट इज क्यूबिकल वॉइड। लास्ट वन इज कॉल्ड एज क्यूबिकल वॉइड। एक और वॉइड होता है बच्चे दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। तो ये 3 तरह का वॉइड आपको पता होना चाहिए। इधर 2D में मैंने क्या बताया, ट्रायंगुलर वॉइड एंड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। यहां पर 3D में क्या है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड। तो ये 2 तरह का वॉइड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखो डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझना शुरू करेंगे। डायग्राम के हिसाब से अगर आप समझ लोगे वॉइड्स के कॉन्सेप्ट को तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस पर आते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड पर आते हैं। देखो ट्रायंगुलर वॉइड दिखता कैसे है, समझ रहे बच्चे, ट्रायंगुलर वॉइड ये दिखता कैसे है, ये चीज समझना है आपको। देखो ट्रायंगुलर वॉइड में जो एटम अरेंज होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से अरेंज होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जो ये खाली जगह रह गया ना बच्चे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्योंकि ट्रायंगल का यहाँ स्ट्रक्चर भी बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड। और यहां पर अगर मैं इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना चाहूं तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, इस जगह में जो बनेगा दैट इज व्हाट, ट्रायंगुलर वॉइड। इसका अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चे, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इस वॉइड को 3 एटम मिलकर बना रहा है और यहां पर 3 एटम इस वॉइड को टच करेगा। मानकर चलो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक एटम एक्स एटम है और वो ट्रायंगुलर वॉइड में मौजूद है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम विच इज प्रेजेंट इन दिस वॉइड, जो कि इस वॉइड में प्रेजेंट है। उस कंडीशन में भी आपको क्या बोलना है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर उस एक्स एटम का 3 ही होने वाला है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर उस एटम का होगा जो इस वॉइड में मौजूद है। एंड दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। अब हमारे पास सेकेंड टाइप का जो आ जाता है दैट इज स्क्वायर प्लैनर वॉइड। इसको समझ लेते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लैनर वॉइड ये क्या होता है, स्क्वायर प्लैनर वॉइड। देखो यहां पर एटम कुछ इस तरह से अरेंज होता है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो अंदर स्पेस रह गया है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये किस शेप में है बच्चे, स्क्वायर प्लैनर के फॉर्म में है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लैनर वॉइड कहते हैं। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्क्वायर प्लैनर वॉइड, तो आपको सिंपली जवाब देना है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। और अगर कोई एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स इस वॉइड में मौजूद होगा तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चे, 4 ही होने वाला है। इसका अगर मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूं तो मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखा सकता हूं। इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चे, स्क्वायर प्लैनर वॉइड कहेंगे। दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर प्लैनर वॉइड। क्योंकि आप अगर सारे सेंटर को मिला दोगे इसके एटम्स के या आयंस के तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर प्लैनर शेप में ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर नेक्स्ट करता हूं बच्चे, स्क्वायर प्लैनर वॉइड के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखो एक्चुअल में ना ट्रायंगुलर वॉइड से ही हम लोग समझ सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को। टेट्राहेड्रल वॉइड ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझने का कोशिश करो। टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है, व्हाट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे पास स्टार्टिंग में जो है, यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये 3 एटम तो इसी तरह से अरेंज है और एक एटम क्या होगा, एक एटम हमारा ये इसी तरह से होगा। देखो एक एटम इसके ऊपर मौजूद है, उसे हम क्या कहेंगे, उसके बाद जो वॉइड बनेगा ना वो क्या होगा बच्चे, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मैं इसको एक और डायग्राम से दिखा सकता हूं, जैसे कि एटम हमारे पास इस तरह से है, ठीक है बच्चे, और एक एटम मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस कर दिया। देन यू विल गेट द टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। अगर आप इसका क्या करना चाहते हो, आप इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो 3 एटम पहले इस तरह से दिखा दो और एक एटम ऊपर दिखा दो और सभी को क्या करो, यहां पर इस तरह से मिला दो। यू विल गेट द स्ट्रक्चर्स। आपको क्या मिलेगा बच्चे, यहां पर देखो ये एटम मौजूद है, हर जगह यहां पर क्या है बच्चे, एटम है, और इस जगह में एक छोटा सा होल मिलेगा जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चे, 4 होगा। तो ये हो गया हमारा बॉल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर, लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज आपको समझना है। इसके अलावा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइड है दैट इज व्हाट, वो क्या है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें समझना जरूरी है, उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझने जा रहे हैं। यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जैसे कि मैंने बोला ना कि ट्रायंगुलर वॉइड आप ध्यान में रखोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और उसी तरह से अगर आप स्क्वायर प्लैनर वॉइड को आप ध्यान में रखोगे, स्क्वायर प्लैनर वॉइड कैसे बनता था, यहाँ एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता था
और एक एटम अगर आपने ऊपर रख दिया, एक एटम आपने ऊपर रख दिया और एक एटम आपने क्या किया, नीचे से रख दिया, उसके बाद जो यहां पर स्पेस बनेगा, यहां पर जो वॉइड बनेगा, वो क्या होगा बच्चे, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपके पास सवाल होगा कि यहां पर 6 एटम है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा बच्चे, 6 ही होगा। तो यहां पर इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कह रहे हैं? ऑक्टा का मतलब तो होता है 8 बच्चे। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है जो मैं इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहा हूं? देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। अगर मैं इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा उससे भी समझ सकते हैं, लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी और बिना लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। पहले आप इसी से समझ लो। यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो 4 एटम को मैंने दूर दूर दिखा दिया। एक एटम क्या है बच्चे, ऊपर है, एक एटम हमारा नीचे है। मैं ऊपर वाले एटम को चारों कॉर्नर से मिला दे रहा हूं। अगर मैं चारों कॉर्नर से इसे मिला दूं, देन आप देख सकते हो कि कितना ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेस? देन आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलर फेस लेफ्ट में, राइट में, एक फ्रंट में और एक बैक में। तो इस हिसाब से 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर बन रहा है और उसी तरह से अगर आप देखोगे तो 4 ट्रायंगुलर फेस आपका नीचे भी बन रहा है और बीच में क्या बन रहा है बच्चे, होल्स बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस होने की वजह से, 8 ट्रायंगुलर फेस होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ बुक्स में इसका जो डायग्राम दिखाया हुआ रहता है बच्चे, वो इस तरह से दिखाया होता है। यहां पर एक ट्रायंगल आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा और दूसरा जो ट्रायंगल होगा बच्चे, वो कुछ इस तरह से बना हुआ आपको मिलेगा। अब यहां पर आपको मैं समझाना चाहता हूं कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं कैसे करूंगा? इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन में मैं पहले तो दिखाऊंगा कि एटम एक यहां है, यहां है, यहां है और दूसरा टाइप का जो एटम है वो इस तरह से अरेंज है। आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि इन दोनों स्ट्रक्चर में बीच में क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज क्या है? एक्चुअल में ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बच्चे। ठीक है, सिर्फ देखने के नजरिए मतलब एंगल में फर्क है, ये चीज आपको समझना है। देखने के एंगल में फर्क है। अगर मानकर चलो इस स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरह से देखते हो, आप अगर सामने से देखोगे आपको इसी तरह से दिखेगा। यहां पर आपको क्या दिखेगा, 4 एटम यहां पर मौजूद है प्लेन में, 1 2 3 4, एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है। लेकिन अगर मानकर चलो आप पेड़ में चढ़कर देख रहे हो, ठीक है, और यहां पर आपने एंगल इस जगह में लगा रखा है। आप यहां से अगर देखोगे तो आप खुद से देखो ना, यहां पर 2 अपोजिट ट्रायंगल नहीं दिख रहा, एक ट्रायंगल आप यहां देखो, 3 एटम यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है। और उसी में आप यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 अपोजिट ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ए बी सी और यहां पर डी ई एफ। 2 अपोजिट ट्रायंगल यहां पर क्लियरली मेंशन हो रहा है बच्चे। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 2 अपोजिट ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एपेक्स पॉइंट ए इधर है जबकि इसका एपेक्स पॉइंट आप डी इधर देख रहे हो। तो सिर्फ देखने के एंगल में फर्क होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हैं बच्चे। तो ये चीज समझना है। एक सवाल आया था आईआईटी में, खासकर 2 बार रिपीट हो चुका है इस तरह का सवाल कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में, देखो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में कितना हेक्सागोनल फेस बन सकता है? हाउ मेनी हेक्सागोनल फेस कैन क्रिएट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? देखो, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसका जो भी एपेक्स पॉइंट दिख रहा है ना, इसको यहां से कट कर दिया गया, यहां से कट कर दिया गया। सभी को क्या कर दिया गया बच्चे, यहां से कट कर दिया गया। आप देखो, मैं एक ट्रायंगल उठाता हूं, मैं एक सिंपल ट्रायंगल उठा रहा हूं बच्चे। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दिया, मैं यहां पर इसको यहां से कट कर दिया और मैं इसको यहां से कट कर दिया, और मैं कट करने के बाद जो बाकी रह गया पार्ट ना, उसे मैं मिटा देता हूं।
इसे मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। आप देखो कट करने के बाद ये बन क्या रहा है, आप ध्यान से देखना, ये कट करने के बाद यहां पर बन क्या रहा है, क्या बना बच्चे, देखो हेक्सागोनल फेस बन रहा है। आप देख रहे हो यहां पर 6 एज आपको दिख रहा होगा और ये हेक्सागोनल फेस दिख रहा होगा आपको 2D फॉर्म में, क्योंकि यहां पर 8 ट्रेंगल है। नो डाउट अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो 8 का 8 ट्रेंगल इसी तरह से कटेगा, और सारा ट्रेंगल कटने के बाद आपका यहां पर कितना 8 हेक्सागोनल फेस आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको कट करके इसको निकाल देता हूं तो यहां से एक स्क्वायर प्लेनर फेस मिलेगा बच्चे, एक यहां से स्क्वायर प्लेनर फेस मिलेगा। ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको खोलोगे तो क्या होगा, यहां पर एक तरह का ये स्क्वायर ही तो है, बस ये यहां पर क्या हुआ, मुड़ा हुआ है। और इसको फिर मैं खोलूंगा, ओपन करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, एक स्क्वायर प्लेनर फेस या स्क्वायर फेस, यहां से और यहां से, मतलब 1 2 यहां पर हो जाएगा 3 4 5 6 यहां पर क्या मिलेगा बच्चे, स्क्वायर फेस मिलेगा, और 8 क्या मिलेगा बच्चे, यहां पर हेक्सागोनल फेस मिलेगा। तो इस तरह का सवाल पूछा गया है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल दैट इज इक्वल टू 8। और अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर फेसेस क्या होगा, तो यहां पर इसको जब मैं कट करने के बाद ये जो साइड पार्ट रह गया इसको खोलूंगा तो यहां पर एक स्क्वायर फेस बनेगा, 2 3 4 5 और 6, तो 6 स्क्वायर प्लेनर फेस बनेगा बच्चे, और 8 क्या बनेगा बच्चे, यहां पर हेक्सागोनल फेस बनेगा। तो इस चीज को समझना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है बच्चे। तो यहां पर इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा चलूं और भी बहुत कुछ है आपको पता होना चाहिए यूनिट सेल को लेकर। यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं क्रिस्टल लैटिस, हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस है यहां पर ये बना किससे है, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता किससे है, यहां पर समझने का कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है बच्चे यहां पर क्या, दैट इज व्हाट, तो यहां हो जाएगा हमारे पास स्पेस लैटिस, जिसे हम सिर्फ लैटिस भी बोल सकते हैं बच्चे, प्लस में मोटिफ। इन दोनों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप इन दोनों का मतलब समझ जाओगे ना, देखो मोटिफ को हम क्या कहते हैं, बेसिस भी बोलते हैं, ओके। इन दोनों का मतलब अगर आप समझ गए तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर स्पेस लैटिस क्या है, व्हाट इज द स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस बनता कैसे ये चीज समझ लो। ये एक्चुअल में बनता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स से, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट से हमारा क्या बनेगा बच्चे, इन 3D सिस्टम, इन 3D मैनर क्रिएट्स द होल स्पेस लैटिस। सो यहां पर क्या है बच्चे, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। मानकर चलो कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, देखो लैटिस पॉइंट का मतलब कभी भी अगर किसी सिस्टम में या फिर मैं क्यूब में ही इस तरह का पॉइंट दिखाऊं ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई सिंगल एटम होगा या फिर आयंस होगा, बट ऐसा नहीं है, दे आर लैटिस पॉइंट। और अगर इसका पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मैं तो यहाँ 2D में दिखा रहा हूं, एक्चुअल जितना भी सॉलिड है मैक्सिमम वो क्या है हमारा, वो 3D में है। तो 3D इस तरह का अरेंजमेंट होगा उस पॉइंट का, तो ही हमारा क्या होगा, एक डेफिनेट पैटर्न में, तभी तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। अब यहां पर आपको यह समझना है कि ये जो लैटिस पॉइंट है ये एक एटम भी हो सकता है, ये एक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये आयंस भी हो सकता है। सो लैटिस पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं समझना है कि ये सिंगल एटम है, लैटिस पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझना है कि लैटिस पॉइंट्स दिस इज एसोसिएटेड विद
maybe this is associated with any atoms or molecules, group of atoms or group of molecules। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देखो अगर मान लीजिए मेरे पास लैटिस पॉइंट सिस्टम के अंदर में इस तरह से मौजूद है, और इसमें कौन मौजूद होता है बच्चे, इसमें मौजूद होता है मोटिव। मोटिव क्या है, व्हाट इज मोटिव एंड बेसिस, द एंटिटी एसोसिएटेड इन, देखो जो एंटिटी यहां मौजूद होता है ना लैटिस पॉइंट में, द एंटिटी एसोसिएटेड इन लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड मोटिव। उससे क्या बनता है बच्चे, ये आपको मिलता है मोटिव। अब इस लैटिस पॉइंट में मानकर चलो कि कोई मॉलिक्यूल्स है, जिसका शेप में ले लेता हूं क्या, मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं। तो यहां पर ये जितना भी एंटिटी है उनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक पार्टिकुलर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम तरीके से है यहां पर अरेंजमेंट। यहां पर जो अरेंजमेंट है बच्चे वो एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको क्या बनेगा, आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा आपको। अब मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मानकर चलो कि मेरे पास लैटिस पॉइंट है और इसमें कोई एंटिटी मौजूद है, ये वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एटम, एटम में तो कोई दिक्कत नहीं है। खास यहाँ दिक्कत कब होता है, जब कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद हो, और अगर वो जैसे जैसे अरेंज होगा तो वो कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड तो नहीं बनाने वाला। अगर इनका पोजीशन इस लैटिस पॉइंट में फिक्स हो, एक तरीके से हो, तभी हमारा क्या होगा बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम तो यहाँ पर नहीं बना रहा हूं, लेकिन हर एक लैटिस पॉइंट में क्या होगा, एक डेफिनेट पोजीशन में ये क्या होगा बच्चे, ये मौजूद होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो मोटिव है हमारा ये अंदर चला गया या फिर ये थोड़ा दूर में है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर ये अलग तरह से रोटेट करके मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ आए हैं और सारे पेरेंट्स के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, टेबल लगाया गया है। अब यहाँ पर पेरेंट्स क्या है अपने बच्चों के साथ, यहाँ पर मान चलो कि मम्मी बैठी, यहाँ पापा बैठे और यहाँ पर जो बेबी है वो बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इस जगह में क्या हो, अगर यहाँ पर बेबी हो जाए, यहाँ मम्मी हो जाए, यहाँ पापा हो जाए, यहाँ पर कभी फिर पापा हो जाए या मम्मी हो जाए, यहाँ बेबी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉइंट तो सही जगह में मौजूद है लेकिन जो एंटिटी यहाँ पर मौजूद है उनका डेफिनेट पैटर्न नहीं है। तो उस कंडीशन में कभी भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरे बात को, बहुत ही सिंपल तरीका है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का। तो जो भी एंटिटी यहां पर मौजूद है बच्चे लैटिस पॉइंट में, वो क्या होगा, एक डेफिनेट पैटर्न में मौजूद होना चाहिए, हर एक पॉइंट में एक जैसा उसका प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलता है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इन दोनों के मिलने से, स्पेस लैटिस और मोटिव के मिलने से हमारा क्या होता है बच्चे, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल तैयार होगा। इसको आप कंप्लीट कर लेना डायग्राम को, इस पॉइंट को इस तरह से आप दिखा देना हर जगह, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट यहां पर चलेंगे, मानकर चलो कि आपको यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं यूनिट सेल को लेकर। देखो यूनिट सेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में तो इसे हॉटेस्ट टॉपिक माना जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आईआईटी और नीट में तो खासकर। देखो यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है। देखो यहां पर इसको डिफाइन करने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं, आपको पता होगा, इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे, बुक में भी मिल जाएगा आपको। आपको करना क्या है, एक क्यूब बनाना है, ठीक है बच्चे। यहां पर आपको करना क्या है, एक क्यूब बनाना है, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखो ये क्यूब बनने के बाद इनके सारे मिड पॉइंट को आपको करना क्या है, मिला देना है। ये सारा मिड पॉइंट क्या हो गया बच्चे, यहां पर ये आपस में मिल गया। इनको मिला देने के बाद इसके पैरेलल क्या करना है, एक लाइन खींचना है,
और जो ये नीचे दिख रहा है आपको, उसको पूरे नीचे तक ले जाना है बच्चे। और यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको यहाँ तक ले जाना है, और इसको फिर अगर क्या करना है बच्चे, मिला देना है। फिर मिड पॉइंट को क्या करना है बच्चे, इसे भी यहाँ मिला देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो पीछे वाला है इसको यहाँ आगे में स्टॉप कर देना है, और जो आगे है इसको एकदम लास्ट तक ले जाना है, और फिर इसको भी क्या कर देना है बच्चे, मिला देना है। मिड पॉइंट को फिर क्या करना है बच्चे, इसे मिला देना है, और यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर इसे भी एक साथ मिला देना है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी क्यूबिक सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन दिस होल स्पेस लैटिस, ये सारे स्पेस लैटिस में कितना यूनिट क्यूबिक सिस्टम मौजूद है। देखो, हर एक पॉइंट को आप लैटिस पॉइंट से दिखा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो लैटिस पॉइंट है, दिस लैटिस पॉइंट मे बी एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कुछ भी हो सकता है। सिंगल एटम और आयंस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है यहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि कितना यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, हाउ मेनी क्यूबिकल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, सिंपली आप बोल सकते हो यहाँ पर तो 8 है। और आप देखो ना ध्यान से, उसी का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। इट कंटेन्स 8 क्यूबिक, 8 स्मॉल क्यूबिक, और उसी के रिपीटेशन से ये पूरा सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये तो मैं एक छोटा सा सिस्टम बना रहा हूं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना कि 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल में या फिर एक क्रिस्टल में इस तरह का बहुत सारा यूनिट सेल बना होता है। ये इस ऑर्डर में भी हो सकता है, 10⁻23 ऑर्डर में भी हो सकता है। इतना सारा यूनिट सेल होता है। तो आपको यहां पर अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी पॉसिबल इन ए स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस में कितना यूनिट सेल पॉसिबल है, आप सिंपली बोल सकते हो कि किसी भी स्पेस लैटिस में, किसी भी सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल होता है बच्चे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इन ए स्पेस लैटिस, इन ए स्पेस लैटिस, infinite number of unit cell, infinite number of unit cell can be possible, can be possible। infinite number of क्या हो सकता है बच्चे, यूनिट सेल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है बच्चे। और यहां पर आपको एक सवाल और पूछा जाता है कि यूनिट सेल हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास तो पूरा सिस्टम है। तो एक्चुअल में आप पूरा सिस्टम स्टडी करने जाओगे वहां एनर्जी ज्यादा लगेगा, या फिर एक छोटे से यूनिट सेल को स्टडी करोगे वहां एनर्जी ज्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स अगर आप फोकस करोगे एक कन्फाइंड एरिया में तो वो चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। खास बात क्या है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होता है पूरे सॉलिड क्रिस्टल का, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, that is equal to properties of unit cell, properties of unit cell, ठीक है बच्चे। और यूनिट सेल को हम लोग देखो, यूनिट सेल तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिट सेल उसी को जनरली लिया जाता है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है। तो यूनिट सेल देखो, ऐसा नहीं कि हम ये बड़े वाले को नहीं ले सकते, ले सकते हैं। यहां पर यूनिट सेल का कंडीशंस क्या होना चाहिए कि अगर आप यूनिट सेल को रिपीट कर रहे हो तो किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, और अगर आप यूनिट सेल को रिपीट कर रहे हो तो इसको रोटेट करने का जरूरत ना पड़े। बिना गैप, बिना रोटेशन का पूरा स्पेस फिल हो जाना चाहिए, उसी को आप यूनिट सेल कंसीडर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट होना कोई नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम लोग यूनिट सेल उसी को लेते हैं जो पूरे होल क्रिस्टल को, होल स्पेस लैटिस को रिफ्लेक्ट करे सिमेट्री बेसिस पर। इसका सिमेट्री देखो, ये छोटे से क्यूब का सिमेट्री और बड़े से क्यूब का जो सिमेट्री है ये एक ही जैसा दिख रहा है। आप बोल सकते हो बाप बेटा जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है समझने का। तो यहां पर आप किस तरह डिफाइन करते हो, क्लास 12th में अगर आप देखोगे उसमें सिंपल मेंशन यहां पर लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच रिपीट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन and produce a whole crystal lattice is called as a unit cell। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ये हमारा कहलाता है यूनिट सेल। और मैंने यहां पर जो आपको समझा रखा है ये मैंने आपको 3D सिस्टम में समझा रखा है।
क्वेश्चन हमारा 2D सिस्टम से भी आ रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन, ये चीज भी आपको समझना है। देखो 3D सिस्टम में यहां पर इसे भी समझना आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में कराना चाहता हूं यूनिट सेल को लेकर, मैंने टर्म एंड कंडीशन बता दिया कि क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए यूनिट सेल के लिए। छोटा होना जरूरी नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पूरा स्पेस लैटिस है उसके सिमेट्री को अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो मैं उसे क्या कर सकता हूं, यूनिट सेल ले सकता हूं, और उसके रिपीटेशन से यहां पर क्या होना चाहिए, किसी तरह का गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली स्पेस फिल हो जाना चाहिए उस यूनिट सेल के थ्रू। यहां पर देखो एक सवाल आया था, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाई लेवल में पूछा गया था, बट ये आईटीजी और नीट में भी पूछा जा सकता है। यहां पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स is or are considered as viable unit cell from the figure। और फिगर बच्चा कुछ इस तरह से दिया हुआ था। यहां पर देखो एक डेफिनेट पैटर्न में मैं लैटिस पॉइंट को सजा रहा हूं। यहां पर देखो फिगर कुछ इस तरह से दिया गया था। यहां पर मौजूद क्या है बच्चे, ये है एक फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, और मैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना ले रहा हूं, दैट इज दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 1, सेकेंड इज द सेकेंड, थर्ड इज द थर्ड, एंड 4 दैट इज ऑल, कौन सा आंसर होगा? सिंपल आपको यहां पर ध्यान में रखना है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को रिपीट करूं सिस्टम के में, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होगा कि नहीं? क्या गैप होगा उस बीच? नहीं होने वाला। अगर मैं इसे रिपीट करूं बार बार तो पूरा सिस्टम तैयार होगा कि नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स। अगर मैं इसे रिपीट करूं तो भी हो जाएगा। तो यहां पर सारा का सारा यूनिट सेल पॉसिबल है, समझ रहे हो बच्चे? तो यहां पर क्या होगा? ऑल होगा, क्योंकि इनको रिपीट करने पर किसी तरह का गैप क्रिएट नहीं हो रहा। आप यहां पर सर्कल वाला यूनिट सेल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सर्कल को रिपीट करोगे तो गैप तो क्रिएट होगा ही। या फिर आप ट्रायंगल फॉर्म में या फिर पेंटागन फॉर्म में आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहां रोटेशन भी होगा और गैप भी क्रिएट होगा। हमेशा यहां पर जो यूनिट सेल होता है एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री होगा, जिसको रिपीट करने पर किसी तरह का गैप क्रिएट नहीं होगा और स्पेस को फिल करने के लिए रोटेट करने का जरूरत ना पड़े। बिना रोटेशन के ये पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर लेगा। अगर मैं इसी तरह से बनाता हुआ चला जाऊं, यहां पर, तो ये पूरा क्रिएट होगा कि नहीं? ये यूनिट सेल बनेगा कि नहीं? ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है? हमारे पास ये वाला यूनिट सेल ये बनता हुआ चला जाएगा। इसको मैं रिपीट करते चलता हूं आगे, यहां पर मैं इसको रिपीट करते हुआ चलूंगा, ये पूरा पूरा स्पेस हमारा क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है बच्चे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आप इसको इस तरह के डायग्राम से भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बड़े डायग्राम के साथ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा क्या, एक आपको दे दिया जाएगा इस तरह से पैक करके, दूसरा आपको दे दिया जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये दोनों यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा बच्चे, ये चीज आपको समझना है, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो, इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, लेक्चर काफी बड़ा बन रहा है इसीलिए, तो यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे और इसके और डिटेल्स में हम लोग स्टडी करने जाएंगे, ठीक है? हम लोग 3D सिस्टम को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ऑलराइट बच्चे, ऑलराइट। आप लोग इस चीज को जरूर से, अगर कोई चीज ना समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इस चीज को फिर से मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है बच्चे? या फिर बता दूंगा कमेंट सेक्शन में।